नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र में बिजली सप्लाई को बढ़ाया गया। अब पलवल और सिरसा जिले में करीब 8 घंटे की बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर भी बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है। गुरुग्राम में लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई की इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिलाई शपथ। कार्यक्रम में तमाम दिग्गज हुए शामिल। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता जीएल शर्मा ने शपथ मुहिम के दौरान कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों के भरपूर सहयोग के लिए गुरुग्राम प्रशासन का किया धन्यवाद। साथ ही कोरोना की जंग में जनता के सहयोग की अपील भी की। कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल ने कहा कि कोरोना ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। कोरोना को जन भागीदारी और जागरूकता से हराना होगा। गुरुग्राम के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि गुरुग्राम ने दुनिया में कोरोना संकट में दिशा दिखाई। अब समय आ गया है जब त्योहार को नए रूप में मनाना चाहिए। कोरोना से अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव ने कहा कि अनलॉक के दौरान अब लोग वापस काम पर लौट रहे हैं। पहले अफवाह और डर की वजह से मजदूरों ने पलायन किया। अब हम कोरोना से अपनी लड़ाई लगभग जीत चुके हैं। चेयरमैन हरेरा गुरुग्राम के खंडेलवाल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाई और अब कोरोना की अनिश्चितता भी खत्म हो रही है। पर सच यह है कि कोरोना पर देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निगम कमिश्नर गुरुग्राम विनय प्रताप ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर लोगों की भागीदारी जरूरी है, इसलिए लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए समय समय पर जागरूक करना जरूरी। शपथ मुहिम के दूसरे सत्र साइबर सिटी पर कितना असर पर चर्चा के दौरान न्यूज मोबाइल के फाउंडर सौरभ शुक्ला ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में मीडिया की अहम भूमिका है। कोरोना काल में प्रदूषण बढ़ने से परेशानियां बढ़ रही हैं। शपथ कोरोना से लड़ने के कार्यक्रम के दौरान सीईओ सीबीडी ग्रीन एनर्जी अजीत डालमिया ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए समाज के हर वर्ग के सहयोग की जरूरत है। शपथ इंडिया न्यूज की मुहिम शानदार। इंडिया न्यूज हरियाणा की शपथ कोरोना से लड़ने के कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि देश में कोरोना रिकवरी रेट दूसरे देशों से काफी अच्छा है, लेकिन अब लोगों ने कोरोना को लेकर ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। बड़ौदा उपचुनाव का महासंग्राम कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। 14 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला कल पता चलेगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतगणना सेंटर मोहना गांव में बिट्स कॉलेज में बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। देवभूमि उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने राज्य के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए मानकों को छू रहा है। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कृषि कानून को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। बोले किसानों को बहका रही है कांग्रेस। चर्चा की बात आई तो सदन से भागी। कांग्रेस का झूठ समझ चुके हैं किसान। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से परंपरागत तरीके से दीप जलाकर दीपावली मनाने की अपील की। इसके साथ ही कहा कि दीप जलाने से बहुत प्रकार के जीवाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं। प्रदेश सरकार के 2 घंटे के पटाखे जलाने वाले फैसले पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिन लोगों ने पटाखे बेचने के लिए पैसा लगाया है, इस फैसले से उनके नुकसान को कम किया जाए। प्रदेश में दीपावली गुरु पर्व के मौके पर सरकार की तरफ से रात में 8 से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की इजाजत दे दी गई। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी पटाखों को फोड़ने का समय जारी किया है। यह समय रात में 11:55 से 12:30 तक रहेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण कोरोना के केस को लेकर के एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी यह रोक 10 नवंबर से शुरू होकर के 30 नवंबर तक रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों से लेकर किसी भी मौके पर पटाखे को फोड़ने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का लोकार्पण करने के बाद कहा कि इससे पैसेंजर सुविधा का विस्तार होगा। 6 वर्ष पहले बनारस से हर दिन 12 फ्लाइट चलती थीं, लेकिन अब 4 गुना ज्यादा फ्लाइट चल रही हैं। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है, मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती है। कोरोना संकट में काशी ने कोरोना के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि कांटे की टक्कर है, जीत और हार का मार्जिन कम रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कुश्ती खेल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि पहलवान चित नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। प्रदेश में युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिए जाने पर धनखड़ ने कहा कि साझे की सरकार है तो क्रेडिट भी साझे का ही होगा। किसानों की जमीन पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दादरी में किसानों की 46 एकड़ अधिकृत सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उपयोग में नहीं आने पर किसानों ने जमीन वापसी की मांग की है, जिस पर जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की मांग पर कष्ट निवारण की बैठक में संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ₹1.10 प्रति गज के हिसाब से किसानों से 46 एकड़ जमीन अधिकृत की थी। जिला में नकली घी, करियाने के मिलावटी सामान और मिलावटी मिठाइयां बेचने की शिकायत पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी करके अधिकारियों ने 4 दुकानों के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे। जिले में अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के कारण दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिले के अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर हो गए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने प्रदेश के कई मूल्यांकन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। प्रदेश भर में 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 6 मूल्यांकन केंद्र 10वीं और 12वीं के लिए स्थापित किए गए। इसी दौरान जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रीअपियर की परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित होंगे। ये परीक्षाएं प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित की गई थीं। टोहाना में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने गेट पास के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप पर संज्ञान लिया है। मार्केट सचिव सुपरवाइजर पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि जब से हरियाणा में गौ संवर्धन कानून बना है, तब से गौ तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गौ सेवा आयोग के द्वारा लगातार हरियाणा की गौशालाओं में सुधार का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की गौशालाओं में जैविक खाद से लेकर उत्पाद तक तैयार हो रहे हैं। भिवानी में रोहतक गेट के पास बसी अवैध बस्ती को पुलिस के सहयोग से नगर परिषद ने हटा दिया। नगर परिषद के चेयरमैन के मुताबिक सभी को दूसरी जगह पर रहने की जगह दी जा रही। स्वास्थ्य विभाग ने नूह में स्पेशल तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान चलाया। यह अभियान 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू और गुटखे का सेवन नूह जिले में ही होता है। तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए शपथ दिलवाई गई। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की बात कही गई। दीपावली से पहले भिवानी जिले में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण आसमान में चारों तरफ धुंध नजर आ रही है। जिले में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के दीपावली पर कम से कम पटाखा जलाने के संदेश दिए जा रहे हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने लोगों से पटाखा रहित दीपावली मनाने की अपील की है। उनका कहना है कि पटाखों से वातावरण प्रदूषित होता है। विधायक घनश्याम ने आगे ये भी कहा कि एक बार मिट्टी के दीप जलाकर दीपावली मनाएं और वातावरण को साफ स्वच्छ रखें, क्योंकि पटाखे शरीर के लिए हानिकारक हैं। करनाल में दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों का कहना है कि दिए कम बिकने पर वो कम दामों पर बेचने को मजबूर है। दीपावली पर दिए न बिकने से परेशान किसानों ने कहा है कि लोग आधुनिक चकाचौंध में प्राचीन सभ्यता को भूल चुके हैं और आने वाले समय में पारंपरिक प्रथा के खत्म होने का भी डर है। प्रदेश सरकार पराली जलाने को लेकर काफी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पराली न जलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी गोहाना में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके चलते जागरूकता अभियान भी चलाया गया। बावजूद इसके किसान अपनी मनमानी कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को हिदायत दी है कि किसान कंबाइन से अपनी फसल की कटाई करता है तो उसके साथ एसएमएस मशीन का होना अनिवार्य है।
अगर एसएमएस मशीन कंबाइन के साथ नहीं लगाई जाती है तो उस पर कार्रवाई और जुर्माना करने का प्रावधान रहेगा। एसएमएस एक मशीन होती है जो कि कंबाइन से कटाई के दौरान मशीन के साथ साथ अवशेष को बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देती है। इससे किसानों को अवशेष जलाने की नौबत नहीं आती। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के विकासखंड और पंचायत कार्यालय में शिकायत करने पहुंचा एक युवक ने खंड अधिकारी के साथ बदसलूकी की। पीड़ित अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया कि युवक कुछ दिन पहले अपने गांव के सफाई कर्मचारी के खिलाफ शिकायत लेकर आया। इस पर उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी युवक ने उनके साथ अभद्रता की। गोवाना के रबड़ा गांव में 31 अक्टूबर को शराब ठेकेदार रिसिया की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी डंडे और कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के माने तो मृतक ने ही गांव में शराब के ठेके ले रखे थे, जिसको हथियाने के लिए गांव में ही रहने वाले अमित ने उसके ठेके उससे छीनना चाहता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। पुंडरी में एक युवक की अपहरण के बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। इसके बाद युवक के परिजनों ने हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर के रोष जताया। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में 8 नवंबर को सूचना मिलने पर पुलिस अब इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। कुरुक्षेत्र से रादौर जा रहे पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ है। बाल जान बची है। 2 कार में हमलावरों ने 3 राउंड गोलियां चलाई हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। मेवात के मरोड़ा गांव में दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कट की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है हाईवे। देश में 24 घंटे में 45,903 नए केस मिले हैं। 490 मरीजों की मौत हुई है। 85,53,000 से ज्यादा टोटल केस, 5,09,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में भी कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,380 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 16,448 कोरोना के केस एक्टिव हैं। सिरसा में भी कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सुबह से अब तक 78 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 65 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में 82 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले भी सामने आने लगे हैं। बीते दिनों खैरपुर के राजकीय स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 7 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। कोरोना संक्रमित बच्चों के संपर्क में आए 60 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि नियमों की अनुपालना के साथ बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है, लेकिन अब स्कूल में एक साथ 7 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई। जुलाना जिले में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिले के मालवी गांव में स्कूल में 3 अध्यापकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्कूल में 3 अध्यापकों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्कूल को बंद नहीं किया गया। इसी के साथ स्कूल में किसी का कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया गया। पंचकुला में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने इस मामले की पुष्टि की है। करनाल में स्ट्रीट गेम का आयोजन किया गया है। इस गेम की शुरुआत करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने की है। गेम का मकसद बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना था, ताकि बच्चे खिलाड़ी बनने से पहले खेल का आनंद ले सकें। रेवाड़ी में प्रतिभा विकास मंच धानक समाज हरियाणा की ओर से प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कला में अपनी प्रतिभा को दिखाया। वैसे सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। 81,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के बीचों बीच मेवात इलाके में कट देने की मांग हो रही है, जिसको लेकर के भूख हड़ताल शुरू हो गई। अपनी मांग को लेकर दर्जन गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो अनिश्चित काल के लिए वो धरना देंगे। प्रदेश के सभी जिलों में सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के अंबाला में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 26 नवंबर से वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। सफाई कर्मचारियों ने मांगे न पूरी होने पर निश्चित काल के लिए हड़ताल किए जाने की चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। इन वादों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ कई मांगे शामिल हैं। मेवात के पिनगवा तेड़ मार्ग पर हालत बस से बदहाल है। सड़क जर्जर होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई बार सड़क खराब होने की वजह से हादसे भी हो चुके हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी शंखनाद कर दिया। इसी कड़ी में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने सबसे पहले
मेयर पद के प्रत्याशी के लिए नाम का ऐलान किया है। अंबाला में मेयर पद को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से पूर्व पार्षद दिलीप चावला की पत्नी अमीषा चावला को मेयर पद के लिए चुनाव प्रत्याशी घोषित किया गया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ ने बैठक करके 1992 से 2002 तक सभी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। इसके साथ ही सरकार से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 600 बसों को शामिल करने की बात कही गई। रोडवेज कर्मचारी संघ ने बैठक करके रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ विरोध की बात कही। साथ ही रोडवेज में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग सरकार से की गई। पलवल में एलिवेटेड पुल के निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। लगभग 1.25 साल से एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका था। 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पुल के बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। बदाल सड़क को अतिक्रमण के कारण पूरा दिन गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं। पुल का काम शुरू होने से शहरवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद जगी। कैथल में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इसको लेकर के दोनों पुलिसकर्मियों को कैथल एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घर में लगी गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते आग लगी है। कई वाहन हालांकि जलकर खाक हो गए हैं। पुलिस ने अडानी कर्मियों को हिरासत में भी लिया है ताकि अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सके। जज्जर के अनाज मंडी में उस समय किसान और मंडी आढ़तियों के बीच अफरा तफरी मच गई जब मैदान में खुले में रखे बाजरे की बोरियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी। कुछ लोग इसको साजिश बता रहे हैं। किसानों ने आग पर काबू पा लिया। आढ़तियों का कहना है कि अगर समय रहते मौके पर नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। रतिया में सीआईए पुलिस ने एक नशा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला से पुलिस ने 110 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। गिरफ्तार नशा तस्कर महिला के खिलाफ सदर थाना रतिया में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जल्द ही महिला को कोर्ट में पेश करेगी। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। बाइक सवार महिला को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है। जज्जर के गांव सिलानी के पास बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। घायल बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई, जो कि पानीपत का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक कंबल बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 17 रनों से मात दे दी। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के फाइनल में जगह पक्की। आईपीएल 2020 के फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल 2020 की ट्रॉफी के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में महामुकाबला होगा।